हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं क्लास 11th का बहुत ही शानदार टॉपिक ले गया हूँ। ये आपके फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होते हैं, ठीक है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए पहले इसका डिफिनेशन देते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। किसी वस्तु की मोशन को हम 2 डायमेंशन मोशन तभी कहेंगे इफ़ 2 ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, यानी कि आपके जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसके केवल 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या करने के लिए? स्पेसिफाई करने के लिए उनके पोजीशन को इन स्पेस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उनके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए अगर 2 कोऑर्डिनेट में वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 स्पेशल केस ऑफ द मोशन इन 2 डायमेंशन, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो सब जानते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपने कभी फुटबॉल खेला है? खेले होंगे। क्रिकेट खेला है? खेला होगा। आप जब बल्ले से बॉल को मारते हैं तो वो बॉल इस तरीके से जाती है, ये बॉल ऐसे जाती है और ऐसे फील्डर के हाथ में आ जाती है, ठीक है। इस तरीके का मोशन होता है। आप कभी वॉलीबॉल खेलते हैं या गोली से फायरिंग करते हैं, ठीक है, बंदूक से गोली फायरिंग करते हैं, तो वो भी इसी तरीके का मोशन करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे जाएगा और ऐसे आके नीचे गिर जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन तभी कहा जाएगा जब उसमें कोई प्रोपेलर न लगा हो, यानी कि उसमें ईंधन न लगा हो। ऐसा नहीं कि पैराशूट बना दियो, उसमें ईंधन लगा दियो और एकदम सीधा वो चलता चला जा रहा है, सीधा चलता चला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक बार जो एनर्जी हमने दे दी है बस उसी एनर्जी के साथ वो क्या करते हैं, मूव करता हुआ इस तरीके का शेप बनाता हुआ नीचे चला जाता है। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक शेप बोलते हैं। ये आप तो मैथ में आपने पढ़ा होगा पैराबोलिक बात, ठीक है। तो चलिए मैं आगे और भी बताता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। कि अ बॉडी विच इज इन द फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फियर बट इज नॉट बीइंग द प्रोपेल्ड बाई एनी फ्यूल्स इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जब एक बॉडी क्या करती है, फ्लाई करती है, उड़ती है, लेकिन उसमें कोई भी प्रोपेल्ड नहीं लगा हो, फ्यूल का प्रोपेल्ड न लगा हो। ऐसा नहीं कि जहाज, जैसे कि जहाज में फ्यूल लगा होता है तो पीछे ईंधन फेंकता है और लगातार आगे बढ़ती चली जाती है, तो वो इस प्रकार के मोशन को नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। ऐसा हो कि जिसमें हम केवल एक बार एनर्जी लगा दें और वो लगातार वो क्या हो, एक बार एनर्जी हम दे दें और फिर वो जैसे कि बॉल है, जैसे कि बॉल है तो बॉल को या फुटबॉल को जब एक बार किक मारते हैं, यानी कि एक बार हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो वो जाके फिर क्या हो जाती है, धीरे से यहाँ पे जाके गिर जाती है आराम से इस तरीके के शेप में ऐसे आके। तो ये जो मोशन होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जैसे एग्जाम्पल है अ बम रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन, ठीक है। जब बम को हम रिलीज करते हैं एरोप्लेन से तो उस बम में कुछ ऐसा तो नहीं कि ईंधन लगा होता है, तो इस प्रकार के मोशन को क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ठीक है। अ एरो रिलीज फ्रॉम द बो, ठीक है। अ जेवलिन थ्रो बाय एथलीट, इस प्रकार का जो मोशन है वो क्या बोलते हैं? हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बहुत ही शानदार है। आप ना जब एक बंदर बैठा है यहाँ पे, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है जो बंदूक से गोली मार रहा है, ठीक है, बंदूक से गोली मार रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब बंदर बैठा है, उस टारगेट पे बैठा है, तो उससे जब गोली मारेगा ऐसे आदमी, तो ये गोली ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे ही आएगी नीचे। अगर वो बंदर यहाँ पे बैठा रहेगा, यहाँ पे बैठा रहेगा, तो वो गोली इसको नहीं लगेगी।
क्योंकि आपको पता है कि जब ये जाएगी तो ग्रेविटी हमेशा खींचेगी, तो इसका डायरेक्शन ऐसे मुड़ जाएगा, यानी कि ये इधर ही नीचे आके गिरेगी। यानी कि बंदर यहाँ पे बैठा है लेकिन वो इधर आएगी, लेकिन उस टाइम ही अगर बंदर नीचे उतरता है तो ये गोली जो नीचे झुक रही है डायरेक्ट इसको जाके लग जाएगी और बंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, घायल हो जाएगा, चोट लग सकती है उसे बहुत। ठीक है, तो ये कैसा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। कोई भी प्रोपेल्ड एनी फ्यूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है मोशन के लिए। ठीक है, चलिए अजम्पशन क्या है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीज़ों को अपने ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का बहुत लोग ये सोचते रहते बच्चे जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो एयर रेजिस्टेंस के बारे में सोचने लगते हैं कि बताइए कि ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं तो क्या बीच में एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, उसकी वेलोसिटी घटेगी नहीं, ये सब चीज़ें बोलने लगते हैं। देखिए, तो देयर इज़ द नो रेजिस्टेंस ड्यू टू द एयर के द्वारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होता है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। तो इफेक्ट ड्यू टू द सर्कुलर द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। अर्थ का जो कर्वेचर बोला जाता है कि अर्थ गोल है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी कर्वेचर को वहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाता, उसको फ्लैट माना जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। द इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज, उसे भी हम क्या करते हैं वहाँ पे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अगर अर्थ के रोटेशन भी करने लगे तो हम अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे जब इसको भी रोटेशन को भी इंक्लूड करने लगेंगे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है आपको बिल्कुल। फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी द एक्सीलरेट ड्यू टू ग्रेविटी जी इज द कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि जो जी है ना वो हर जगह देखा जाएगा, जब भी कभी मोशन होगा तो हर जगह जी जो होगा सेम होगा। यानी कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, हर जगह सेम होगा। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। यानी कि फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या है मोशन का। मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, किसका इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे देखिए द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। तो सो इट कैन बी डिस्कस्ड इन 2 पेयर्स, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात किया जाएगा और वर्टिकल मोशन। यानी कि देखिए मैं आपसे बताता हूँ यहाँ पर, ये अगर हमारा एक हमने y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट बना लिया, z कोऑर्डिनेट तो हम बना नहीं सकते यहाँ पे, है कि नहीं। तो देखिए ये अगर वेलोसिटी से यहाँ पे मान लें कि v वेलोसिटी से ये वस्तु कोई फेंकी जा रही है तो ये वस्तु ऐसे जाएगी, ऐसे चली आएगी। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है। देखिए इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर का कंपोनेंट होगा जिसे हम बोलेंगे v cos थीटा और इधर का हो जाएगा v sin थीटा। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु को ऐसे कुछ एंगल पर जब खींचते हैं तो वो वस्तु इधर आती है। ये फोर्स लगा के ऐसे खींचते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी जो चैप्टर आपका है उसमें आपने पढ़ा होगा। जब इसको हम इधर खींचते तो ये इधर आता है, यानी कि हमने जो फोर्स लगाया है इसका कुछ कंपोनेंट इधर ही है, इधर भी है, तभी तो ये वस्तु इधर जा रही है। बताइए, अगर यहाँ से चिंटू जो है इसको पकड़ के खींच रहा है तो आप इसको तो इधर खींचते हैं, इस बॉक्स को तो इधर आना चाहिए ना जिधर आप खींच रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में तो इधर जाता है। यानी कि ये जो कंपोनेंट एफ है इधर भी तो कुछ काम कर रहा है। बताइए, ये इसके कंपोनेंट 2 काम करते हैं, एक इधर भी काम करता है, तो ये जो कंपोनेंट होता है ये इसको इधर लेकर एक हॉरिजॉन्टल काम, एक वर्टिकल काम करता है। तो ये जो वर्टिकल वाला जो है ये क्या करता है, उसके अपोजिट रिएक्शन के कारण, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के कारण क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इस वजह से वो ऊपर नहीं जाता है
और ये जो होता है ये इसको इधर लेके जाता है। इसी तरह का अगर ये वेलोसिटी से जा रहा है इधर तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। इसी प्रकार ये थीटा है तो इसका जो होगा इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये होता है एफ साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है नॉर्मल फोर्स के द्वारा। लेकिन ये जो होता है तो ये तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। यही होता है ना डिफिनीशन कि फोर्स और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सा काम कर रहा है एफ कॉस थीटा और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर यस है तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे लिख दो एफ कॉस थीटा इंटू यस या एफ कॉस थीटा। इसी तरह ये भी तो है। तो इसके दो कंपोनेंट में इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये वेलोसिटी टू डायमेंशन मोशन है तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ के अपना क्या करेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी कि हम दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं इसको। देखिए ये वस्तु ऊपर जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट है, एक तो वी कॉस थीटा एक होता है वी साइन थीटा। इस कंपोनेंट के कारण ये वस्तु इधर जा रही है और वी साइन के कारण वो ऊपर जा रही है। समझे? इस वेलोसिटी के कारण ये ऊपर जा रही है और इस वेलोसिटी के कारण ये इधर जा रही है। यानी कि टू डायमेंशन मोशन हो गया कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है कि द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द टू डायमेंशन मोशन, सो इट कैन बी डिस्कस्ड इन टू पार्ट्स हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। दीज टू मोशन टेक प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। पूछता है कोई कि बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट मोशन क्या होता है, तो अब ऐसे ही लिख देंगे, बता देंगे। देखिए दूसरा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स कैन बी द रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, जो हमने बताया वी साइन थीटा वी कॉस थीटा। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द फ्लाइट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कहाँ गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वी कॉस थीटा है ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, ग्रेविटी से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी डायरेक्ट नीचे काम करती है अर्थ की ओर, और ये जो वस्तु है ये तो ऐसे जा रही है ना वी कॉस थीटा, ये तो इधर जा रही है ना। ये किसको इफेक्ट करेगी? ये इफेक्ट करेगी वी साइन थीटा को, वी कॉस थीटा को इफेक्ट नहीं करेगी। समझे? यानी कि थ्रू आउट द मोशन, यानी कि टोटल मोशन में हमेशा ये वी कॉस थीटा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये जो है हमेशा क्या होगी, बदलती रहेगी। क्योंकि ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, नीचे काम करती है। तो नीचे किस पे काम करेगी, वी साइन थीटा, इस पे काम नहीं करेगी। ये तो इस वेलोसिटी के डायरेक्ट परपेंडिकुलम है ना, और ये इसके पैरेलल में, तो इसको खींचेगी, लेकिन इसको कोई इफेक्ट नहीं डाल लेती है। ठीक है, चलिए तो ये अब आगे चलते हैं। ये बस लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड द वर्टिकल मोशन इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन मोशन। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है बदलती नहीं है। जबकि वर्टिकली जो मोशन होता है उसमें क्या होता है कि एसिलरेशन होता है। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण रिटार्डेशन होता है, यानी कि ग्रेविटी लगातार वस्तु को क्या करेगी, खींचेगी, यानी उसकी वेलोसिटी को कम करना चाहेगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपके नोट्स के लिए लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे रफ वाले कॉपी पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। तो पहले एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि किसको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए, ऐसे वस्तु को अगर फेंका जाता है तो v वेलोसिटी से जाएगी, ये वस्तु ऐसे जाएगी और ऐसे आगे गिरेगी, ठीक है। तो ये जितनी दूरी हॉरिजेंटली पे ये तय कर रही है इसे r बोला जाता है, यानी कि रेंज बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और वस्तु को जब फेंकते हैं तो वस्तु एक बहुत ही मैक्सिमम हाइट पे जाती है। जब वस्तु को आप जब बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो एक बहुत ही मैक्सिमम हाइट पे जाती है, फिर वहाँ से रिटर्न वापस ऐसे चली जाती है। ये जो मैक्सिमम हाइट होता है इसे h द्वारा डिनोट किया जाता है, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। अच्छा, ये कितनी देर तक हवा में रहा इसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। ये चीज़ जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि ये कितनी देर तक हवा में रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा, वो आपको हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, देखिए अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ ये तो मैक्सिमम हाइट है, लेकिन अगर पूछ देता है कि एक जनरल हाइट पूछ देगा कि बताइए कि ये कितनी दूरी है, यहाँ पे बोल देगा कि इतने टाइम पे ये यहाँ पे बोल देता है कि कुछ टाइम के मैंने टी टाइम पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बताइए वो कितनी हाइट पे था। फिर कुछ समय के बाद T2 टाइम पे वो यहाँ पे आ गया, तो बताइए कि ये जो y2 ये कितनी हाइट है। तो एक जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यही इसका जनरल फार्मूला हम यहाँ पे निकालते हैं, उसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर, चलिए तो उसको हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। ये हमारी वस्तु गई, ठीक है, वस्तु को हमने फेंका v वेलोसिटी से, ये ऐसे गई और ऐसे चली गई। ये हमारा एक जनरल मान लिया y है, ये y कोऑर्डिनेट, और ये हमारा x है। इधर की हाइट जो है y है और इधर की जो दूरी है उसको हमने x मान लिया, ठीक है। इसके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, इसके कंपोनेंट 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा v cos थीटा, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और ये हो जाएगा v sin थीटा। अरे v sin थीटा यार, हो गया v sin थीटा, यानी कि ये हो जाएगा, इसे बोल सकते हैं कि u y, ठीक है, u y, यानी कि y एक्सिस में वेलोसिटी, और इधर क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा, इधर हम लिखते हैं v x, यानी कि x एक्सिस में वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जितने टाइम में यहाँ पे आएगा ना, ठीक उतने ही टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे जाने के लिए इसे 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे भी आने के लिए 2 सेकेंड का टाइम लेता है। तो हम एक काम करते हैं कि ये वाला हम टाइम निकाल लेते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो वर्टिकल वेलोसिटी के कारण जो यहाँ पे जा रहा है उसके द्वारा भी तो टाइम निकल जाएगा, बोलिए। तो यहाँ पे हम ये वाला निकालते हैं। तो यहाँ का अगर टाइम देखा जाए तो कैसे होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, निकालते हैं। तो इसके टाइम को हम अगर मान लेते हैं t है, टाइम t ले रहा है, तो बताइए कितना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा ये x है, और अपन वेलोसिटी कितनी है, कौन सी वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली ना, क्योंकि ये इधर जा रहा है ना, तो इधर वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये इक्वेशन 1 है। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वाला है। एक इक्वेशन ये हो गया, क्लियर है। अच्छा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब बताइए,
ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब वस्तु को ऊपर बढ़े तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आपने पढ़ा है। तो ये एस जो है वाई है, तो यहाँ पे वाई रखते हैं, और यू कौन सा लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला ले रहे हैं ना, तो ऊपर वाला क्या लेंगे, वी साइन थीटा, तो ये रखेंगे वी साइन थीटा इंटू टी। टी की जगह पे क्या रखेंगे, टी की जगह पे हम रखेंगे एक्स अपान वी कॉस थीटा, क्या रखेंगे एक्स अपान वी कॉस थीटा प्लस, अरे देखिए यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी लगातार नीचे काम कर रही है। तो जब ग्रेविटी नीचे काम करती है तो यहाँ पे जी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 जी। फिर टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स अपान वी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको बताइए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। तो ये v से v कट गया, तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती है, ये जी है। अच्छा, ये बताइए क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है ना। तो ये यहाँ पे लाके रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, y बराबर एक्स टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे v जो है ना प्रारंभिक वेलोसिटी है, समझिएगा, ठीक है, ये v है, ये v है, ठीक है, ये v है, समझिएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए ये, देखिए ये हमारा इक्वेशन है, देखिए ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ, ये वाला देखिए सेम टू सेम, y बराबर है एक्स टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, ये जो है इक्वेशन, ये पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि दिस इक्वेशन इज सो दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द पैराबोलिक बिकॉज इट इज द सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देखिए x है, यहाँ पे बी एक्स है, a की जगह पे यहाँ पे टेन थीटा है, अच्छा b की जगह पे ये है 1/2 जी वी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, और इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कंपोनेंट है, ये टोटल ये है, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये टोटल ये कंपोनेंट है, ठीक है, और जो एक्स का कंपोनेंट है केवल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे a बराबर टेन थीटा और b बराबर 1/2 जी अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये चीज़ें आपको देख लीजिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक है, कैसे मैं डेरिवेशन किया हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है, अच्छा, इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, y बराबर एक्स टेन थीटा -1 माइनस नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे इंटू है 1 माइनस एक्स अपान आर, आर क्या है, रेंज हमने बताया था, जो ये रेंज, देखिए ये रेंज, ठीक है, ये है मैक्सिमम दूरी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये कैसे आता है, ये बस इतना तक आप याद रखिए, ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा कि ये कैसे आता है, कि करा दूँ, चलिए करा देता हूँ, ठीक है, देखिए ये कैसे आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रखूँगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है ना, ये मैक्सिमम जो रेंज है आपका, ये आपका आर है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ये वस्तु ऐसे गई, ठीक है, ऐसे आके ऐसे गिरी, ये आर है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक हो गया वी साइन थीटा और ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा, ये तो हम क्या करते हैं कि वस्तु यहाँ पे आई होगी मैक्सिमम हाइट पे,
ठीक है। तो इसके इधर जितनी एरिया जितना दूरी है इसके इधर भी उतनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है ना, ठीक उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में टाइम लगता है। तो यहाँ तक का हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक का पहले एक कंपोनेंट का निकाल लेते हैं, एक कंपोनेंट के हिसाब से, और वर्टिकल कंपोनेंट का यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कैसे होगा। v बराबर होता है u प्लस ए टी, ये तो आपने पढ़ा ही है इक्वेशन, न्यूटन्स भैया के हैं, न्यूटन बाबा के हैं। ठीक है, चलिए तो v हो गया, तो यहाँ पे रखेंगे v साइन, देखिए ये क्या है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे तो जीरो हो जाती है ना, u x जो होता है वो जीरो हो जाता है एकदम इस पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये जो होता है ये आपका v कॉस थीटा, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, जबकि ये जो होता है v साइन थीटा आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम हाइट पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और v कॉस थीटा क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। आपको बताएं पहले ही। अच्छा, ये जीरो क्यों होता है, जीरो इस वजह से होता है क्योंकि ये ग्रेविटी लगातार उस पर काम करती है ना। तो आप देखे होंगे जब बॉल फेंकते हैं तो कुछ क्षण के लिए वहाँ पे रुकती है और फिर नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो बताइए v, बताइए क्या होगा, ये v है, ये क्या आ गया v यार, हाँ v ये है, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है v साइन थीटा। ठीक है, और जो वस्तु ऊपर जा रही है ना, तो वस्तु ऊपर जा रही है तो फिर ये नेगेटिव लेंगे ना, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो ये g और t, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t बराबर क्या हो जाएगा, v साइन थीटा अपान g। अच्छा, ये तो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का आने का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आने का ना ये टाइम है v साइन थीटा अपान जी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जितना गया उसका उससे उतना ही टाइम यहाँ पे लगता है, यानी कि हम 2 टाइम कर देंगे। तो 2 टाइम जब करेंगे तो ये आपका t होता है, यानी कि टाइम, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका t बराबर 2u 2v साइन थीटा अपान जी, यानी v जीरो था ना, यहाँ पे u, ठीक है u 2u साइन थीटा अपान जी। अच्छा, ये तो हमको पता हो गया, ये तो हमको पता चला गया। अब ये टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, टोटल टाइम कितना लग रहा है 2u, यानी कि टोटल tu 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, अब हम क्या करें, दूरी निकाल सकते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय से, ये तो बताइए यहाँ पे निकालते हैं। रेंज कितनी है, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है, चाल बराबर होता है दूरी डिस्टेंस अपान टाइम। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दूरी कितनी हो जाएगी r हो जाएगी, और t कितना है, यहाँ से यहाँ आने में पूरा टाइम लग रहा है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से यहाँ आए, ये कितना लग रहा है r, टाइम कितना लग रहा है 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, ये हमारा चाल, तो कौन सा इधर का ले रहे हैं ना, इधर वाला, तो ये हो जाएगा v कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा v कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपान जी इक्वल टू r। तो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा, आप देखिए फार्मूला एक पढ़े हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा, ये आपको पता है। तो ये करिए बताइए, ये यू करते हैं यार, बार बार भी हो जा रहा है, यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान जी इक्वल टू आर। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर रखें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यानी कि रेंज की वैल्यू कितनी होगी 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, वही हमने यहाँ पे लाया है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, है ना। तो देखिए इसमें कैसे रखा जाता है, इसमें रखा कैसे गया है, देखिए
यहाँ पे एक्स टेन थीटा है। हमें क्या लाना है, आर बराबर आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है, 2 थीटा अपान जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है। देखिए y बराबर आपका हो गया एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या लेते हैं कि एक्स टेन थीटा को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स टेन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और फिर माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। और ये जब कॉमन लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे ना, एक्स टेन थीटा, क्योंकि इसमें डिवाइड किए तो 1 हो गया, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो अभी है यहाँ पे, तो इसको अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा। अच्छा बताओ, एक्स से एक्स कटा ऊपर से नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पढ़ा है अभी 1, अभी बचा है 1 माइनस 1/2 जी अपान यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर अभी कुछ बचा है ना, कहीं गलत हो रहा है। हाँ, एक चीज़ गलत ये हो रही है कि यहाँ पे 1 माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, एक्स कटा। ठीक है, ये यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू ये टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा को हम तोड़ सकते हैं ना साइन थीटा अपान कॉस थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो कास से कास एक गया। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 जी अपान यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये आपको जो दिख रहा है ये टोटल चीज़, ये कहीं ना आपको कहीं दिखा है, अभी दिखा है हमें कि आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। यही हमने अभी देखा है। तो देखो ये मिल रही है कि नहीं, देखो ये सेम टू सेम मिल रही है कि नहीं, बताइए। मिल रही है ना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिल रही है। तो यहाँ पे ये भी तो सेम टू सेम मिल रही है, 2 यू स्क्वायर का साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, भले इधर उधर है लेकिन सेम टू सेम मिल रही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आर जी इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूँ चलो, 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये इसको इसकी जगह पे ये इसको लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो क्या होगा बताइए, 1 माइनस जी अपान आर जी। और लेकिन एक चीज़ और देखिए, एक एक्स कटा था ना, लेकिन एक से एक्स तो अभी बाकी है ना, एक ही एक्स ने बस कटा था। देखिए यहाँ पे बस एक ही एक्स ने कटा था और एक एक्स तो अभी है, तो यहाँ पे एक एक्स बचा है, तो यहाँ पे भी एक एक्स बचेगा। तो यहाँ पे जी इंटू एक्स, तो जी से जी कट गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपान आर। अब यही क्या होता है, यहाँ था, इसी को हमने सॉल्व करके यहाँ पे लाया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ले आके रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा कोष्टक में 1 माइनस एक्स अपान आर। ठीक है, इतना सब झंझट है। क्लियर है। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक करके दिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ये आपकी जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उस रिलेटेड कॉम्पिटेटिव टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द रिप्रेजेंटेड बाय द वाई बराबर अंडर रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल पूछा है कि थीटा कितना है। तो बस ये क्या करते हैं, हम इसको कंपेरिजन करा देते हैं किससे, जो हमने ट्रेजेक्टरी का फार्मूला याद किया है। तो ट्रेजेक्टरी का हमारा फार्मूला तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका कंपेरिजन करा देते हैं इससे।
ठीक है। चलिए कंपेरिजन अगर कराएंगे तो देखिए x तो ये कॉफिशिएंट है, दूसरे पेन से करता हूँ, ये कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट ये √3 है, तो ये इससे मैच करा देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3। तो बताइए कि टेन कितने अंश का मान, ठीक है, √3 आता है, बताइए कितने अंश का मान आता है। तो ये आपको बता दूं टेन 60 अंश का, ये हो जाएगा टेन 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। बस ये छोटा सा लुल्लू सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से करिए, ठीक है। इसमें वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को कंपेरिजन कराना है, ठीक है। ये g/u² cos² थीटा को किससे कंपेरिजन करा देना है, 1/2 से। इसको भी सॉल्व कर दूँ, चलिए कर देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंपेरिजन कराता हूँ, 1/2 बराबर ये हो जाएगा g/u² cos² थीटा। लेकिन उससे पहले आपको थीटा तो पता होना चाहिए कि थीटा कितना है। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा वो बताएं अभी, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन 60 अंश, क्योंकि ये जो है टेन थीटा, ये जो टेन थीटा है, ये जो थीटा √3 है, यहाँ पे टेन थीटा हमने कंपेरिजन कराया था तो ये 60 आया था, तो ये हो गया टेन 60, यानी कि टेन 60 की वैल्यू है, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पे अगर 60 अंश है तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 g/u² cos² 60 अंश, ठीक है। अब इसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। v की वैल्यू याद करनी है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। कि मैं ही सॉल्व करूँ, चलिए मैं ही कर देता हूँ ठीक है। चलिए यहाँ पे करता हूँ, बताइए ये g की वैल्यू 10 होती है, चलिए ये हम v² इधर रखते हैं, ठीक है। इधर g/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos² 60, cos² 60 के cos 60 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये हो गया 10 गुणे 2/1/4। तो इसका जब करेंगे तो ये 2 से कितना होगा बताइए, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा ना, ये 1/2 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर करता हूँ, 10 गुणे 4 दूना के 8, ठीक है, 4 दूना के 8। कुछ गलत हो गया यार यहाँ पे, देखो कहीं गलत है, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गई यार। देखिए ये जो था हमने g/u², यहाँ पे जो था ये 1/2 भी साथ में है, ये 1/2, ये टोटल जो है आपका कहाँ गई पेन हमारी, ये आप चीज़ देख रहे हैं, ये जो टोटल है ये और ये भी साथ में, ये साथ में, और इसकी कॉफिशिएंट x² के कॉफिशिएंट 1/2 g/u² cos² थीटा है, ये सभी हैं। तो यहाँ पे हम सभी रखेंगे ना, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 1/2 तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है। जब 2 नहीं रहेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यार, v² बराबर कितना होगा, g की वैल्यू g/1/4, ठीक है। अच्छा g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और इसका फिर अंडर रूट करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, हाँ ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 2 अंडर रूट में 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे v बराबर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको भूल गए थे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए बाय।